Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. और मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी आप सब बहुत अच्छे हो और अच्छे से केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हो। केमिस्ट्री का सारा सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने उनमें से कोई भी चैप्टर का वीडियो मिस किया हो तो आप ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके वो सारे वीडियोस कवर कर सकते हो। आपको कैसा भी डाउट है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, आप मुझे कभी भी मेल कर सकते हो या नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके पास कोई सजेशन है या फिर कोई और भी आपको मुझसे डिस्कस करना है करियर ऑप्शंस के बारे में, उसके बारे में भी आप कर सकते हो। अब मैं ये सीरीज जो शुरू कर रही हूँ वो है बेसिकली रिवीजन फॉर केमिस्ट्री। तो हम केमिस्ट्री रिवाइज करेंगे जो भी अभी तक हमने पढ़ा है 16 चैप्टर्स। तो उसे मैंने इस तरह से डिवाइड किया है कि पहले हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो कुछ स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स है, उनमें जो बहुत सारे फॉर्मूलेज है उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो बहुत बच्चों ने मुझे कहा था कि न्यूमेरिकल में हमें थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मैडम, तो हमें पता नहीं चल रहा हो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है और उसके लिए कुछ वीडियोस बनाओ। तो ये वीडियोस खास उन लोगों के लिए है। तो इस वीडियो को देखते हुए मैं नीचे लाइव अवेलेबल हूँ आपके लिए। यदि आपको कोई डाउट है ये वीडियो से रिलेटेड अभी, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है उससे रिलेटेड, और फिर मैं आपको आंसर दे दूंगी। तो आज जो हम शुरू करेंगे सीरीज में वो पहला टॉपिक है सॉलिड स्टेट। तो ये सबसे पहला ही टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक का। इसमें हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो कुछ मैंने नए प्रॉब्लम्स नहीं लिए हैं, जो प्रॉब्लम्स टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं, बट वो सब मिक्स होते हैं। मतलब एक ही बार आप सारे फॉर्मूले स्टडी कर लेते हो और फिर एंड में वो प्रॉब्लम्स मिलते हैं आपको, तो आपको पता नहीं चलता कि कौन से प्रॉब्लम में मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँ और फिर वो कैसे सॉल्व होगा, उन्होंने ऐसे आंसर कैसे लाया। तो वो सारे प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर दूंगी। हाँ, तो हम एक वन बाय वन हर एक फॉर्मूला देखते जाएंगे और फिर साथ ही साथ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व करते जाएंगे, जिससे आपको ध्यान में आ जाएगा कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, मतलब उस फॉर्मूला से रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये सीरीज से, दैट इज सॉलिड स्टेट विद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एंड न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? इससे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वाले फॉर्मूले से या इस वाले टाइप के क्वेश्चन टॉपिक से। तो इससे पहला जो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि सिंपल क्यूबिक या फिर फेस सेंटर्ड या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, डायरेक्टली ये पूछा जाएगा। या फिर इसको थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए या थोड़ा सा वेटेज देने के लिए आपको ऐसा कुछ दिया जाता है कि ए पार्टिकल कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, बी पार्टिकल सेंटर में प्रेजेंट है और सी पार्टिकल ऐसे ऐसे प्रेजेंट है। तो मुझे बताओ कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनता है। तो बेसिकली आपको जो नॉलेज था आपका यहाँ पे कि सिंपल क्यूबिक में कैसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बॉडी सेंटर में कैसे, तो वो वाला नॉलेज वहां अप्लाई करके आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो ये दो तरह के क्वेश्चंस इस पार्ट से पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से, जिसे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी कहा जाता है। अब ये यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? तो यूनिट सेल जो बॉक्स के इसमें रहता है, जो यहाँ देख सकते हो आप, इसके हर एक कॉर्नर में एक पार्टिकल प्रेजेंट है। तो इस क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर्स हैं? 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल 8 कॉर्नर्स है। हर एक कॉर्नर में एक पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब 8 कॉर्नर्स विथ 8 पार्टिकल। अब हर एक कॉर्नर में एक्चुअली सिर्फ 1/8 पार्टिकल प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये सिंपल क्यूब जो है वो एक्चुअली 8 क्यूब्स को जुड़ा हुआ है।
ठीक है। तो 8 क्यूब्स को जुड़े होने की वजह से तो आप देख सकते हो ये एक होल पार्टिकल है एक्चुअली, ये 8 क्यूब से जुड़ा हुआ है, 8 नंबर ऑफ क्यूब से। इसलिए हर एक क्यूब में इंडिविजुअली हर एक कॉर्नर में सिर्फ 1/8 पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 8, क्योंकि 8 कॉर्नर्स है, तो अब हो जाएगा आंसर 1। तो 1/8 इंटू 8 इज 1 एटम। तो पूरे सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है? सिर्फ 1। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे बीसीसी के नाम से जानते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हर एक कॉर्नर में वापस 1 पार्टिकल प्रेजेंट है, मतलब पूरा होल एज 1 नहीं, बट हर एक कॉर्नर में 1/8 पार्टिकल प्रेजेंट है, ऐसे बोलेंगे अब हम। तो हर एक कॉर्नर में 1/8 पार्टिकल प्रेजेंट है, तो 8 कॉर्नर्स है, 1/8 पार्टिकल हर एक कॉर्नर में, तो 1/8 इंटू 8 इज 1 एटम। अब बॉडी सेंटर्ड है, इसलिए उसके बॉडी में बीच में भी एक पार्टिकल प्रेजेंट है। ये बीच वाला पार्टिकल एज अ होल एक पूरा प्रेजेंट होता है। कॉर्नर्स में तो 1/8 प्रेजेंट है, बट बॉडी बीच में एक पूरा पार्टिकल प्रेजेंट है, इसलिए बन जाता है 1 एटम। तो 1 + 1 2 एटम्स। तो एज अ होल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट है? 2। नेक्स्ट है फेस सेंटर। फेस सेंटर में वापस हर एक कॉर्नर में पार्टिकल प्रेजेंट है, दैट इज 1/8 पार्टिकल हर एक कॉर्नर में। जैसे मैं अभी रेड करते जा रही हूं, तो हर एक कॉर्नर में 1/8 पार्टिकल प्रेजेंट है, तो 1/8 इंटू 8 इज 1 एटम। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हर एक फेस पे भी पार्टिकल प्रेजेंट है, क्योंकि फेस सेंटर है। तो क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट, एक राइट, फिर एक सामने, एक पीछे। तो टोटल फेसेस कितने? 6। तो हर 6 फेस पे पार्टिकल प्रेजेंट है, वो भी हाफ, क्योंकि हर एक फेस का जो पार्टिकल है वो नेक्स्ट क्यूब से भी शेयर हो रहा है, इसलिए खुद एक क्यूब पे सिर्फ हाफ पार्टिकल प्रेजेंट होता है। तो कॉर्नर्स पे 1/8 और सेंटर में हाफ। तो कॉर्नर्स का तो हमने कैलकुलेट कर लिया, 1/8 इंटू 8 1 एटम। और जो फेस के बीच में है वो है 6 इंटू हाफ, क्योंकि 6 फेसेस है, हर फेस पे हाफ ही है, इसलिए 3 एटम्स। तो टोटल कितना हो गया? 3 + 1 दैट इज 4 एटम्स प्रेजेंट है। तो एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो 4। अब इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, जो मैं प्रॉब्लम आपको बता रही थी, जो पूछा जाता है, ये प्रॉब्लम डायरेक्ट 2 से 4 मार्क के बीच में आता है, तो आपको वो पता होना चाहिए। अब ये वाला नॉलेज मैं यहाँ कैसे अप्लाई करूँ? तो प्रॉब्लम इस प्रकार से, a compound made of elements C and D crystallizes in FCC structure। तो आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें 2 एलिमेंट है, एक है एलिमेंट C, एक है एलिमेंट D, और वो FCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है। ठीक है। अब atoms of C are present in corner of Q and atom of D on center of faces। What is its formula? तो अभी अभी हमने FCC का स्ट्रक्चर देखा था, करेक्ट। तो अभी आप FCC का स्ट्रक्चर इमेजिन कर लीजिए यहाँ जल्दी से। तो आपका FCC का स्ट्रक्चर इस तरह से था, तो ये हुआ आपका FCC का स्ट्रक्चर। अब उसके हर एक कॉर्नर में प्रेजेंट है C, तो उसके हर एक कॉर्नर में मैंने C ड्रॉ कर दिया, क्योंकि उसके हर एक कॉर्नर में C प्रेजेंट है। तो C हर एक कॉर्नर में प्रेजेंट है। टोटल कितने कॉर्नर्स हैं? 8। हर एक कॉर्नर में 1/8 पार्टिकल प्रेजेंट है, C कितना प्रेजेंट है? 8 इंटू 1/8 मतलब 1, तो एक ही C प्रेजेंट है मेरे पास। अब D प्रेजेंट है हर एक फेस के सेंटर पे, तो अब हर एक फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है आपका D। अब हमारे पास कितने फेसेस है? एक्चुअली 6 फेस, हर एक फेस पे हाफ पार्टिकल प्रेजेंट होता है, तो 6 इंटू हाफ इज 3। तो D कितना है मेरे पास? 3। तो C1 और D3, तो बन जाता है CD3। तो इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है CD3। इस तरह से आपको ये पहले वाले नॉलेज यहाँ पे अप्लाई करना है कि किस तरह से पार्टिकल प्रेजेंट हो सकते हैं, उनके कैलकुलेशन कीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल से फिर आप फाइनली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, एक क्यूबिक यूनिट सेल में ये क्रिस्टलाइज हो रहा है। उन्होंने क्लियर नहीं किया ये एफसीसी है कि बीसीसी की, सिंपल, बट उन्होंने ये बताया है कि Cl- जो है वो कॉर्नर्स में प्रेजेंट है और CH+ बॉडी के सेंटर में। तो अब आप क्या करोगे? पहले एक क्यूब इमेजिन करोगे, करेक्ट, क्योंकि उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक क्यूब इमेजिन कर लिया आपने।
अब इस क्यूब में उन्होंने कहा है कि हर एक कॉर्नर पे मेरे पास प्रेजेंट है Cl माइनस। तो Cl माइनस हर एक कॉर्नर पे है, तो ये हुआ मेरा Cl माइनस जो हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है, मतलब 18 इंटू 8 विच इज 1। तो मेरे पास एक ही Cl माइनस है। और मेरे बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है Cs प्लस आयन। तो Cs प्लस प्रेजेंट कहाँ है? मेरे बॉडी के सेंटर में। तो एज अ होल 1। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? Cs भी एक और Cl भी एक, तो इसका फॉर्मूला है CsCl। तो कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एक यूनिट सेल में? CsCl, ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ CsCl। ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ये 2 मार्क ले आ सकता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो है पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट कैसे करना है? तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एक पार्टिकल, डिवाइड बाय, एक्चुअली नॉट एक पार्टिकल, क्योंकि एक यूनिट सेल में यदि वो बीसीसी है तो 2 पार्टिकल होंगे और एफसीसी होंगे तो 4 पार्टिकल। तो टोटली कितना पार्टिकल, सारे पार्टिकल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और यूनिट सेल का खुद का टोटल वॉल्यूम क्या है, वो दोनों का आप डिवाइड करोगे, इनटू 100 करोगे, तो आपको पैकिंग इफिशियंसी मिल जाएगी। अब ये सब एक्चुअली कैलकुलेट करने के लिए आपको आर पता होना चाहिए, दैट इज रेडियस, और ए दैट इज एज लेंथ। अब उसका रिलेशनशिप आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो सिंपल क्यूबिक की बात करें तो आर इज इक्वल टू ए बाई 2। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में आर दैट इज रेडियस, ए एज लेंथ का रिलेशन क्या है? r इज इक्वल टू ए बाई 2, जिसको आप शॉर्टकट में याद रखें 1/2, 1/2 मीन्स 0.5, तो r इज इक्वल टू 0.5 इंटू ए। बीसीसी के लिए रिलेशनशिप क्या है? r इज इक्वल टू √3a/4। √3a/4 को वैल्यू याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं उसे सॉल्व करने के लिए। तो √3 जो है डिवाइड बाय 4 हो जाता है 0.433 इंटू ए। एफसीसी के लिए है r इक्वल टू √2 इंटू ए बाई 4। √2 डिवाइड बाय 4 उसका वैल्यू है 0.3535 इंटू ए। तो ये हो गया आपका एफसीसी और बीसीसी के फॉर्मूले। तो एससी के लिए r का रिलेशनशिप क्या है? a/2। बीसीसी के लिए r इज इक्वल टू √3a/4 और एफसीसी के लिए r इज इक्वल टू √2a/4। अब इसी से वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल भी आप याद रख सकते हैं, बट मैं कहती हूं आपको ये वाला चार्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। भले ही दिया हुआ है बट इससे रिलेटेड कुछ नहीं आता। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना? सिर्फ ये रिलेशनशिप याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं इससे बेस्ट क्वेश्चन। तो कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी यूनिट सेल विथ एज लेंथ ऑफ दिस मच पिकोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम? अब उन्होंने गिवन क्या है? गिवन ये है कि एफ कॉपर है, एफसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है, उसका एज लेंथ इतना है। एज लेंथ मींस ए, तो ए इज 495 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये मैं गिवन लिख रही हूं। तो गिवन क्या है मेरे पास? ए विच इज 495 पिकोमीटर। मुझे फाइंड आउट क्या करना है? मुझे फाइंड आउट करना है आर, जो मुझे पता नहीं है। मेरा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो कैसा है? एफसीसी। तो एफसीसी के लिए मेरे ए और आर का फॉर्मूला क्या है, रिलेशनशिप क्या है? करेक्ट। तो फॉर्मूला जो यहां यूज होगा फॉर एफसीसी, तो वो होगा आर इज इक्वल टू √2a/4, क्योंकि एफसीसी का अभी अभी हमने रिलेशनशिप सीखा था यहाँ पे कि r इज इक्वल टू √2a/4, जो मैंने यहां लिख दिया। अब √2/4 क्या होता है? 0.3535 इंटू ए। मुझे a पता है 495, जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया, इसे सॉल्व किया तो आंसर आ गया 175 पिकोमीटर। इसलिए रेडियस ऑफ सीयू एटम इज 175 पिकोमीटर। बस इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है? पहले देखना है कि a दिया हुआ है, फिर आपको पता क्या लगाना है? r। फिर ए और आर का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि 3 फॉर्मूले है मेरे पास ए और आर के रिलेशनशिप पे।
SC, PCC एंड FCC। तो यहाँ क्लियर किया उन्होंने FCC वाला। तो FCC का रिलेशनशिप क्या है? R इक्वल टू √2/4 इंटू A, जिसे आप ऐसे लिख सकते हो R इक्वल टू 0.355 इंटू A और सॉल्व कर दीजिए, इतना सिंपल है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम crystallizes in cubic close pack structure with unit age length of 353.6 पिकोमीटर। तो अब वापस पहले हम गिवन से शुरू करेंगे, करेक्ट, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो गिवन में मुझे क्या दिया हुआ है? एज लेंथ। एज लेंथ हमेशा होता है A, तो A दिया हुआ है मुझे 353.6 पिकोमीटर। अब मुझे क्या पता लगाना है? मुझे पता लगाना है R, जो मुझे पता नहीं है। दूसरा मुझे ये भी पता लगाना है कि एक मतलब कितने यूनिट सेल प्रेजेंट है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है मुझे, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम में मेरे पास कितने यूनिट सेल प्रेजेंट है। तो ये उन्होंने क्लियर किया है कि ये है CCP स्ट्रक्चर। CCP मतलब FCC जैसा ही होता है। तो CCP के लिए भी जो R इज इक्वल टू √2A/4, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो R इज इक्वल टू 0.3535 इंटू A। मुझे A पता है, जो दिया हुआ है 353.6, तो इसे मल्टीप्लाई करूंगी मैं तो मुझे मिल जाएगा 125 पिकोमीटर। तो मुझे क्या मिल गया? R मिल गया। तो R मिल गया तो मेरा पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। दूसरा उन्होंने पूछा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम में कितने यूनिट सेल प्रेजेंट है। तो इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन V वॉल्यूम के लिए V डिवाइड बाय A क्यूब, मतलब इतना वॉल्यूम है और टोटल वॉल्यूम कितना है एल्यूमिनियम का। तो टोटल वॉल्यूम के लिए A क्यूब, A मुझे पता है, A उन्होंने गिवन है ना 353.6 पिकोमीटर। तो 353.6 पिकोमीटर को मुझे अब यहाँ पे क्या करना है? बेसिकली यहाँ पे उसको मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये पिकोमीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि मेरा वॉल्यूम सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आपको याद रखना होगा 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो 1 पिकोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो 353.6 पिकोमीटर इज इक्वल टू 353.6 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, करेक्ट। बट अब मुझे यहाँ के पॉइंट्स को आगे शिफ्ट करना है, तो इसलिए वो 10⁻⁻10 क्या हो जाएगा? 10⁻8। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया, करेक्ट। तो ये हो गया 10⁻8। तो अब मेरा A क्या है? 3.536 इंटू 10⁻8। ये मुझे जरूरत क्यों पड़ी कन्वर्जन की? क्योंकि मेरा वॉल्यूम सेंटीमीटर में। तो V मैंने लिख दिया 1 डिवाइड बाय A क्यूब जो सेंटीमीटर में है, इसको सॉल्व कीजिए तो आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम में 2.26 इंटू 10⁻22। तो इस तरह से आप स्टेप वाइज जाइएगा तो आप सॉल्व बहुत इजीली कर पाइएगा। तो पहले आप गिवन लिखते जाइए, गिवन लिखने के बाद आप देखिए उन्होंने पूछा क्या है, ठीक है, और फिर उसको एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है, अभी पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, अब उसी पे बेस्ड यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है पैकिंग एफिशिएंसी का, तो आपको ये वैल्यूज याद रखना जरूरी है। तो एससी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी है 52.4%। यदि कभी उन्होंने वॉइड पूछा तो आपको क्या करना है? बस 100 से 52.4 को माइनस करना है, जो भी आंसर आएगा वो वॉइड होगा, मतलब उतना खाली स्पेस है। बीसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी 68%, वॉइड पता लगाना है तो 100 माइनस 68, जो भी आंसर आएगा वो वॉइड है। एफसीसी के लिए 74%, तो 100 माइनस 74, जो भी आंसर आएगा वो वॉइड है। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि पैकिंग एफिशिएंसी मतलब इतना स्पेस उस यूनिट सेल में ये एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं और बाकी जो है वो खाली स्पेस है। अब इसके साथ साथ और एक चीज याद रखना आपको जरूरी है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन एक एटम का होता है 6। कैसे? एक एटम के बाजू में 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है,
फिर एक उसके ऊपर प्रेजेंट होता है और एक उसके नीचे। तो हम ये वाले एटम को कंसीडर कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने एटम उससे टच कर रहे हैं डायरेक्टली। तो 4 उसके ही प्लेन में टच कर रहा है, एक ऊपर एक नीचे, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। अब बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर है 8। कैसे? तो वो एक एटम जिसका हम स्टडी कर रहे हैं उसको 4 ऊपर से टच कर रहे हैं और 4 नीचे से उसे टच कर रहे हैं, तो टोटल 8, 4 ऊपर 4 नीचे। अब एफसीसी में सपोज हम इस एटम का स्टडी कर रहे हैं तो उसको 6 उसके ही लेयर में टच कर रहे हैं। ठीक है, ये 6 उसकी लेयर में उसको टच कर रहे हैं, 3 ऊपर से टच कर रहे हैं और 3 नीचे से, तो टोटल कितना हो गया 6 + 3 दैट इज 12। तो एससी का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, बीसीसी का 8, एफसीसी का 12। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, द यूनिट सेल ऑफ मेटेलिक सिल्वर इज एफसीसी। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, एफसीसी। इफ रेडियस ऑफ सिल्वर एटम इज 144.4 पिकोमीटर। तो अब हमारे पास गिवन क्या है, अब हमारे पास है गिवन आर। तो अब पहले सबसे पहले हम गिवन लिखते जाएंगे। तो गिवन है मेरे पास आर, क्योंकि उन्होंने रेडियस दिया है मुझे 144.4 पिकोमीटर। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है एज लेंथ दैट इज ए, वॉल्यूम ऑफ एजी एटम वी, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट ऑक्यूपाइड बाय एजी एटम, मतलब कितना परसेंट इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी, वही पूछा है डायरेक्टली उन्होंने। देखो, परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय एजी एटम, मतलब एक यूनिट सेल में एजी एटम कितना जगह उसका खा पा रहा है, या कितने जगह में वो प्रेजेंट है। बेसिकली वो पैकिंग इफिशियंसी ही पूछ रहे हैं। तो ये जो सी पता लगाना है वो है पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, और फिर डी है द एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस मतलब वॉइड। अब एक बात याद रखिए, आप बात कर रहे हो यहाँ पे एफसीसी का, एक ट्रिक है मैं बता रही हूँ जहां पे आप गलत नहीं हो पाओगे, आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है और आंसर लाना कैसे। तो ये एफसीसी है, एफसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी अभी अभी हमने लर्न किया था 74%, तो वॉइड कितना होगा 26%। तो मुझे एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी भी पता है और मुझे वॉइड भी पता है, और ये फिक्स होता है यूनिवर्स में जितने भी एफसीसी वाले स्ट्रक्चर होंगे उनमें पैकिंग एफिशिएंसी 74% ही होगा और वॉइड 26% ही। मतलब इस क्वेश्चन में भी जो सी है, जो उन्होंने पैकिंग एफिशिएंसी पूछा है हमें, उसका आंसर 74 ही आना चाहिए, और एम्प्टी स्पेस दैट इज वॉइड पूछा है उन्होंने हमें, वो 26% ही आना चाहिए। तो ये दोनों आंसर तो एक्चुअली मुझे पता है, बस अब लाना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मुझे क्या पता लगाना है, ए। मेरे पास गिवन क्या है, आर, स्ट्रक्चर क्या है, एफसीसी। तो एफसीसी के लिए आर इज इक्वल टू √2/4 इंटू ए। तो √2/4 क्या हुआ, 0.355 इंटू ए। तो ए मुझे पता है, तो पर एक बात याद रखना है आपको, यहाँ पे आपको कन्वर्जन सेंटीमीटर में करना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे वॉल्यूम भी पता लगाने वाले हो और आगे भी जाने वाले हो एम्प्टी स्पेस के लिए, तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो जो आपका आर दिया हुआ पिकोमीटर में, तो उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप ये सब कन्वर्जन में मत जाइए, मीटर से फिर सेंटीमीटर में जाइए। उन्होंने क्या किया है, पिकोमीटर से मीटर में गए और मीटर से वापस सेंटीमीटर में इधर आए। इतना कन्वर्जन करने से अच्छा आप डायरेक्टली जाइए, जो भी वैल्यू आपको पिकोमीटर में दिया होगा एग्जाम में उसको 10⁻10 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका कन्वर्जन हो गया सेंटीमीटर में, कोई जरूरत नहीं और कुछ करने की। तो आपके पास सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, आपके पास आर दिया हुआ है, आपको ए पता लगाना है। तो अब ए इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई 0.355। आर मैंने अभी भी उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, उसको मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे आंसर आएगा a इक्वल्स टू 4.085 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब मुझे वॉल्यूम पता लगाना है। सेकेंड पार्ट मैंने ए पता लगा लिया, फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ द सिल्वर एटम। तो वॉल्यूम सिल्वर एटम का, एटम कैसे होता है, स्पेरिकल। स्पेरिकल स्ट्रक्चर का वॉल्यूम कैसे निकालते हो, 4/3 इंटू πr³। तो सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है, इसलिए मैंने आपको पहले वाले चार्ट के वॉल्यूम्स याद करने नहीं कहे।
यहाँ पे मत ध्यान दीजिए कि वो FCC है BCC है, क्या है, वॉल्यूम पता लगाना एक एटम का, हर एक एटम स्फेरिकल होता है, उसका वॉल्यूम ऐसे ही निकलेगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। पाई मुझे पता है 3.142, आर अभी अभी कैलकुलेट आर मुझे पहले से पता है, गिवन है मेरे इसमें, तो वो मैंने कन्वर्ट कर लिया था सेंटीमीटर में, वो डाल दीजिए 144.4 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे पूरा सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.261 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। तो एक Ag एटम कितना वॉल्यूम लेगा, 1.261 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पैकिंग इफिशियंसी निकालना है। पैकिंग इफिशियंसी के लिए आपका फॉर्मूला क्या था, टोटल मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन एटम। यहां पे देखो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो आपका पहला क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल। आपका स्ट्रक्चर FCC है। FCC के स्ट्रक्चर में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 4। ये आप याद रखोगे, FCC में कितने एटम्स प्रेजेंट है, 4। मतलब इसके एक यूनिट सेल में कितने सिल्वर प्रेजेंट है, 4 सिल्वर। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम कितने सिल्वर एटम का निकाला है, सिर्फ एक सिल्वर एटम का, बट एक यूनिट सेल में तो 4 सिल्वर एटम है, तो मुझे इसे जो भी आंसर निकला उसे 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी, तब मेरा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल निकलेगा। क्योंकि मैंने अभी एक ही एटम का वॉल्यूम कैलकुलेट किया है, मेरा सिल्वर एटम FCC है, मतलब उसमें 4 एटम्स हैं, तो मुझे उसे 4 इंटू जो भी अभी वॉल्यूम है उसे मल्टीप्लाई करूंगी, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन दैट यूनिट सेल निकलेगा। ये एक बार मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो अब मुझे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल करना है। तो ये मेरा यूनिट सेल है, यूनिट सेल के ये 4 एटम जो प्रेजेंट है वो कितनी जगह खा रहे हैं वो तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, बट ये पूरा यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है अब वो कैलकुलेट करना है। तो है A क्यूब। A मुझे पता है, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था, बस उसे क्यूब करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो आपके पास है सारे एटम्स कितनी जगह खा रहे हैं यूनिट सेल में, और यूनिट सेल में कितनी जगह प्रेजेंट है, दोनों वैल्यूज हैं, दोनों को डिवाइड कीजिए, इंटू 100 कीजिए, पैकिंग इफिशियंसी 74% ही आना चाहिए। ये वैल्यूज डालने के बाद डायरेक्ट आप आंसर 74 भी लिख दें तो भी सही है, क्योंकि FCC में हमेशा टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 74% ही होगा, और फिर एम्प्टी स्पेस जिसे हम वॉइड भी कहते हैं वो होगा 100 - 74, तो होगा 26%। तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये प्रॉब्लम ज्यादातर 4 मार्क्स के लिए आता है। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। तो क्यूबिक क्रिस्टल का आप डेंसिटी अब हमें देखना है। तो क्यूबिक क्रिस्टल का डेंसिटी आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, तो है रो इक्वल्स टू n इंटू m डिवाइड बाय a क्यूब इंटू na, जहां आपका रो मतलब क्या है, एक्चुअली यहाँ पे जो n है स्मॉल n नॉट z, स्मॉल n मतलब होता है रैंक ऑफ यूनिट सेल। तो स्मॉल n मतलब SC के लिए स्मॉल n होगा 1, BCC के लिए स्मॉल n होगा 2 क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 प्रेजेंट होते हैं, FCC के लिए स्मॉल n होगा 4 क्योंकि उसमें 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्मॉल n बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, SC के लिए 1, BCC के लिए 2, FCC या CCP के लिए 4, ठीक है। कैपिटल M मोलर मास जो भी सॉलिड के दिया हो O, A मतलब एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, Na एवोगाड्रो नंबर। यदि आपको ये तीनों चारों पता है, आप डेंसिटी कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल का कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसी पे बेसिक प्रॉब्लम है, व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। गोल्ड कैसा बना रहा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। द यूनिट सेल एज लेंथ इज दिस मच। तो गिवन क्या है मेरे पास, मेरे पास गिवन ये है कि मेरा स्ट्रक्चर FCC है, FCC मतलब n इज इक्वल टू 4, ये हो गया। फिर उन्होंने एज लेंथ दिया है मुझे, एज लेंथ मतलब मेरा A, तो A है 408 पिकोमीटर, करेक्ट। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, डेंसिटी दैट इज रो, जो मुझे पता नहीं है, और मोलर मास ऑफ गोल्ड दैट इज कैपिटल M मुझे दिया हुआ है 197
ग्राम पर मोल। तो अब मेरे पास गिवन क्या क्या है, स्मॉल n है, a है दैट इज एज लेंथ, मोलर मास है, और मुझे रो कैलकुलेट करना है। मेरा फॉर्मूला क्या है, रो इक्वल्स टू m इंटू एन डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। m पता है, n पता है, Na एवोगाड्रोस नंबर लर्न कर लीजिए 6.022 इंटू 10⁻23 पता है। a पिकोमीटर में है जिसे मुझे मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने आपको कहा ये वाला स्टेप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी वैल्यू आपको एग्जाम में दी होगी बस उसे इंटू 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अभी 408 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर है, जिसे और इजी करने के लिए यहाँ पे मैंने पॉइंट शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया 4.08 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। तो ए मुझे मिल गया। अब मुझे एम एन ए सब कुछ पता है, जस्ट मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी मेरे इस फॉर्मूले में, और सब्स्टिट्यूट करके मुझे रो मिल जाएगा 19.27 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है न्यूमर फॉर्म्स बीसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका डेंसिटी कितना है, 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी मतलब रो दिया हुआ है उन्होंने 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ो ना आप वैसे वैसे गिवन लिखते जाओ, इजी हो जाता है। एज लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ एज लेंथ मतलब ए आपको दिया हुआ है 0.6 पिकोमीटर। अब हाउ मेनी एटम्स एंड यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस मच ग्राम। तो अब आपको क्या पता लगाना है कि इतने ग्राम में कितने एटम्स ऑफ नियोबियम प्रेजेंट है और कितने यूनिट सेल प्रेजेंट है। तो पहले हम जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स की तरफ। तो उसका फॉर्मूला आप जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू x इंटू एन डिवाइड बाय रो इंटू ए क्यूब। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इन एनी ग्राम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज इक्वल टू x इंटू एन डिवाइड बाय रो इंटू ए क्यूब। x पता है मुझे 0.5 ग्राम, n पता है 2 क्योंकि ये बीसीसी स्ट्रक्चर है, बीसीसी स्ट्रक्चर में 2 पार्टिकल्स इसलिए n2। रो दिया हुआ है उन्होंने मुझे, a मुझे पिकोमीटर में दिया है बट रो मेरा सेंटीमीटर में है, इसलिए मुझे इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है इसे इंटू 10⁻10 कीजिए, और सिंप्लीफाई करने के लिए पॉइंट इधर आप लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे 3.30 अब 10⁻10 हो जाएगा 10⁻8 सेंटीमीटर। सब वैल्यू डालिए, x का वैल्यू इधर डालिए जो 0.5 है, n का वैल्यू जो 2 है इधर डाल दिया मैंने। अब रो का वैल्यू जो 8.55 डाल दिया और a क्यूब कर दिया, तो इसका आंसर आ गया 3.25 इंटू 10⁻21। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट कितना है 0.5 ग्राम ऑफ नियोबियम में, 3.25 इंटू 10⁻21 एटम। अब मुझे यूनिट सेल पता लगाना है। तो यूनिट सेल का जल्दी से फॉर्मूला वापस नोट डाउन कीजिए, नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू x डिवाइड बाय रो इंटू ए क्यूब। अब सिर्फ n हटा देना है, नंबर ऑफ एटम्स के लिए यहाँ पे n चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट सेल के लिए n नहीं चाहिए। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू x डिवाइड बाय रो इंटू ए क्यूब। आपको पता है x 0.5, यहाँ पे ये 2 की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में ये मिस्टेक है, इसे रब कर दीजिए। तो x है आपका 0.5, रो पता है, a पता है, सॉल्व कीजिए, वो आएगा 1.62 इंटू 10⁻21 यूनिट सेल। तो आपको 0.5 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इतने हैं और नंबर ऑफ यूनिट सेल इतने। ये फॉर्मूले सिर्फ याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ इरिडियम इज दिस मच। तो मेरे पास अब गिवन क्या है, तो सबसे पहले मैं हमेशा गिवन लिखती हूँ जिससे मेरा काम आसान होता है। तो डेंसिटी है मेरे पास गिवन 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द यूनिट सेल ऑफ इरिडियम इज FCC। यूनिट सेल FCC है, मतलब n मेरा क्या हुआ 4। कैलकुलेट द रेडियस r मुझे कैलकुलेट करना है, एंड मोलर मास ऑफ इरिडियम दैट इज कैपिटल M दिया हुआ है 192.2 ग्राम पर मोल। तो गिवन देख लिया मैंने, गिवन से मुझे n पता है, मुझे रो पता है, मुझे m पता है। Na तो ऑफ कोर्स मुझे पता ही है 6.023 इंटू 10⁻23। अब उन्होंने मुझे पूछा है r, बट मेरे डेंसिटी के फॉर्मूले में r कहीं होता ही नहीं है,
क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू m इंटू n डिवाइड बाई a क्यूब इंटू na। तो मैं अब क्या पता लगाऊंगी, a पता लगाऊंगी। a से मुझे पता है ये स्ट्रक्चर कैसा है, FCC। मतलब FCC स्ट्रक्चर के लिए R इक्वल्स टू √2 इंटू ए बाई 4, ये फॉर्मूला मुझे पता है। तो मैं पहले A कैलकुलेट कर लूंगी, A से फिर मैं R कैलकुलेट कर लूंगी। स्टेप समझ गया मुझे, मैंने जब गिवन लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया, तो अब मैं A कैलकुलेट कर रही हूँ। a क्यूब इक्वल्स टू m मुझे पता है इंटू स्मॉल n अभी मैंने पता लगाया यहाँ पे, डिवाइड बाय आपको मोलर मास पता है, आपको डेंसिटी पता, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपको अब आंसर आ जाएगा 3.849 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आपको सेंटीमीटर में आया। अब आप इसे सेंटीमीटर में ही रखना चाहे तो रख सकते हो, पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है तो कर लीजिए। तो पिकोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बस आपको ये क्या करना है, इसको 10⁻⁻10 में कन्वर्ट करना है। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स आगे और शिफ्ट करने होंगे राइट की तरफ, तो वो 10⁻10 होगा। तो ये हो गया आपको 10⁻10 सेंटीमीटर। 2 पॉइंट यहाँ शिफ्ट किया मैंने आगे। अब ये 384.9 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर होता है 384.9 पिकोमीटर। तो मुझे अब मेरा A पता है। मेरा FCC का R का फॉर्मूला है √2/4 इंटू ए, √2/4 होता है 0.3535 इंटू ए। तो A का वैल्यू डाल दीजिए और आपको मिल जाएगा 135.7 पिकोमीटर, दैट इज नियर अबाउट 136 पिकोमीटर। इस तरह से आप R इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है एन एलिमेंट विथ मोलर मास दिस। मोलर मास मतलब कैपिटल M। तो वापस आप गिवन लिख लीजिए। तो कैपिटल M है 27 ग्राम पर मोल। एज लेंथ 405 पिकोमीटर, मतलब A है 405 पिकोमीटर। डेंसिटी रो है मेरा 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल पता लगाना है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, तो आप देखिए, ये आपने गिवन लिख लिया है, आपको पता क्या लगाना हो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि नेचर पूछा है। नेचर इन शॉर्ट इन्होंने पूछा है कि SC है कि FCC है कि BCC है, ये पूछा है। ठीक है, नेचर मतलब वही पूछा है। अब मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे पता क्या लगाना है। तो अब मैं कैसे पता लगाऊं कि वो SC है कि FCC है कि BCC है। पहले आप ध्यान दीजिए आपके पास गिवन क्या है। गिवन से आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्मूला क्या है। रो इक्वल्स टू m इंटू n डिवाइड बाई स्मॉल a क्यूब इंटू na। हो गया। na मुझे पता है क्योंकि एग्जाम में कभी गिवन नहीं रहेगा, वो आपको याद ही करना है। हो गया। अब आपके पास सब कुछ है, बट आपके पास क्या नहीं है, वो है n। आपका n मिसिंग है। यदि आप गिवन देखो और फॉर्मूला कंपेयर करो तो n मिसिंग है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, यदि आपको पता भी नहीं चल रहा है। यदि आप गिवन स्टेप वाइज लिखते जाओ, गिवन से आप फॉर्मूला डिराइव कर लो, मतलब आपको पता है ये इस चैप्टर के गिवन है और इस चैप्टर में ये रो से रिलेटेड ये डेंसिटी का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला के हिसाब से मेरे पास सब कुछ गिवन है, सिर्फ स्मॉल n गिवन नहीं है, मतलब मुझे स्मॉल n कैलकुलेट करना है। तो स्मॉल n कैलकुलेट किया तो n स्मॉल n इक्वल्स टू आपका मोलर मास इंटू ए क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर डिवाइड बाय मोलर मास, डेंसिटी डिवाइड बाय मोलर मास। अब ये हो गया। इससे मुझे स्मॉल n कैलकुलेट कर लिया मैंने 4। मेरा अब स्मॉल n का आंसर क्या है 4। मतलब मेरे उस यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है 4 और 4 नंबर ऑफ पार्टिकल किस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ FCC में। इसलिए मेरा नेचर ऑफ यूनिट सेल है FCC। तो इन्होंने सीधे खाना खाने के बजाय ऐसे घुमा के खिलाया है। तो डायरेक्टली उनको एक्चुअली पूछना था नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना प्रेजेंट है, वही पूछना था उनको, दैट इज स्मॉल n पूछना था। बट क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्टेड करने के लिए उन्होंने क्या वर्ड डाला, नेचर ऑफ यूनिट सेल, जिससे बच्चे समझ में ही नहीं पाते हैं कि अब मुझे कैलकुलेट करना क्या है। तो पहले आप गिवन लिख लीजिए, उससे रिलेटेड फॉर्मूला आप ध्यान से लिख लीजिए और फिर उसमें देखिए कि क्या गायब है। गायब था स्मॉल n, वो मैंने पता लगा लिया। स्मॉल n से मुझे पता चल गया कि मेरा जो क्यूबिक यूनिट सेल है वो किस टाइप का है। नेक्स्ट ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको याद रखना है, यदि आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ टेट्रल वॉइड्स होता है 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है n। अब ये याद रखना क्यों जरूरी है, इससे रिलेटेड कैसा प्रॉब्लम आता है मैं बताती हूँ।
तो सपोज आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो टेट्राहाइड्रल वॉइड होगा 2n एंड ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होगा n। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल उतना ही ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, और जितने नंबर ऑफ पार्टिकल उससे डबल टेट्राहाइड्रल वॉइड। ठीक है, अब कैसे? अ कंपाउंड फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, टेट्राहाइड्रल वॉइड एंड टोटल नंबर ऑफ वॉइड इन 0.4 मोल। एक कंपाउंड है, वो HCP स्ट्रक्चर बना रहा है, उसमें सबसे पहले आपको ऑक्टाहाइड्रल वॉइड पता लगाना है, फिर टेट्राहाइड्रल वॉइड पता लगाना है, फिर टोटल वॉइड पता लगाना है, और उन्होंने दिया हुआ है कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है, 0.4 मोल। तो सबसे पहले आपको यह पता लगाना है कि 0.4 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना प्रेजेंट होता है। तो 0.4 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होता है 0.4 इंटू अवोगाड्रो नंबर। जितना भी मोल दिया रहेगा उसको आप अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, उतने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ये हो गया 0.4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो आपको मिल गया नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट। तो आपके HCP स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट अब इतने हैं। अब आपको ऑक्टाहाइड्रल वॉइड पता लगाना है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मेरे पास सपोज इतने पार्टिकल प्रेजेंट है, तो मेरे नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड भी उतने ही होंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। तो नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल इतने प्रेजेंट है, तो इसका डबल जो भी है वो है मेरा टेट्राहाइड्रल वॉइड। टोटल वॉइड मतलब ऑक्टाहाइड्रल प्लस टेट्राहाइड्रल वॉइड, तो ये है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, और इसको ऐड कर दो टेट्राहाइड्रल वॉइड से, तो मुझे मिल गया मेरा टोटल वॉइड। इतना सिंपल। तो आपको याद क्या रखना है कि ऑक्टाहाइड्रल वॉइड हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल को इक्वल होते हैं, और टेट्राहाइड्रल वॉइड हमेशा डबल ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। ठीक है, और आपको मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालना है, उस मोल को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। यहाँ पे मैंने सारे सॉलिड स्टेट की इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सब डिस्कस कर लिया है। अभी भी आपको न्यूमेरिकल्स में या उस फॉर्मूले कोई डाउट है तो आप मुझे askyadoubts04@gmail.com में पूछ सकते हो। मेरे साथ यहाँ पे आप हो लाइव और आप डाउट्स पूछ रहे थे, मैंने क्लियर किए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा हो ये सेशन तो प्लीज मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। आपको आगे वाले सेशंस ऐसे ही चाहिए कि कुछ चेंजेस चाहिए, आप वो भी बता सकते हो मेल पे या नीचे कमेंट बॉक्स में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और जाने से पहले ये याद रखिए कि सॉलिड स्टेट का थियोरी पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आपको अब पढ़ते रहना है। तो मैं आपको कुछ 1 या और 2 दिन का समय दूंगी सॉलिड स्टेट के ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और प्रॉब्लम्स जो रिवाइज करने के लिए, और फिर हम नेक्स्ट 2 दिन के बाद नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो मैं बता दूंगी नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा लेने वाली हूँ। तो ठीक है, थैंक यू।